बिजनेस एनवायरनमेंट, व्यावसायिक वातावरण। वर्ड एनवायरनमेंट का मतलब है हमारे सराउंडिंग में, हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं और वो हमको प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं, तो उन सबको मिलाकर के एनवायरनमेंट कहा जाता है। एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल द फैक्टर्स विच मे अफेक्ट अस। तो इन केस ऑफ बिजनेस, बिजनेस को जो चीजें प्रभावित कर सकती हैं वो बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाती हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब हुआ कि टोटलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस और अदर फोर्सेस, कोई भी चीज है आउटसाइड ए बिजनेस एंटरप्राइज, जो बिजनेस एंटरप्राइज से बाहर है और वो बिजनेस के फंक्शनिंग को और परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकती है, तो वो सब बिजनेस एनवायरनमेंट का हिस्सा है। मींस बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऐसा सिस्टम है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। अब इसमें एक डेफिनेशन है रेनेक एंड सियोल की, द एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्सटर्नल थिंग्स। बिजनेस एनवायरनमेंट उन सब चीजों को अपने आप में शामिल करता है which it is exposed and by which it may be influenced directly और indirectly, जो इसके द्वारा प्रभावित हो सकता है चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से। मींस ज्यादातर जो थिंकर्स हैं वो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उनको बिजनेस एनवायरनमेंट में स्टडी करते हैं। अब है नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की नेचर क्या है, तो इसकी नेचर को समझने के लिए हम देखेंगे एक एक करके सभी पॉइंट्स को। सबसे पहला टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। जो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं जो प्रभावित करती हैं बिजनेस को, वो उनका टोटल, उनका जो कुल है वो बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाता है। यानी कि मिलाकर के सारी फोर्सेज ही बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाती हैं, चाहे वो पॉलिटिकल फोर्सेज हो चाहे वो लीगल फोर्सेज हो। फिर है स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेज। कुछ फोर्सेज ऐसी होती हैं एक्सटर्नल में भी जो कुछ स्पेसिफिक होती हैं, कुछ जनरल होती हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस वो होती हैं जो डायरेक्टली एक किसी बिजनेस को अफेक्ट करने की क्षमता रखती हैं, जैसे उसके सप्लायर। और जनरल फोर्सेस में ऐसी फोर्सेस आती हैं जो केवल एक बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करती बट पूरी इंडस्ट्री को, पूरी इकोनॉमी को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं इन जनरल, जैसे पॉलिटिकल फोर्सेस या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, वो सारे बिजनेसेस पे प्रभाव डालते हैं, तो वो जनरल फोर्सेस में आ जाते हैं। इंटर रिलेटेडनेस, जितने भी फोर्सेस होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में वो सब आपस में भी इंटर रिलेटेड होती हैं, एक दूसरे से रिलेट करती हैं। जैसे अगर सोशल फोर्सेस हैं, उनमें कोई चेंज आ रहा है तो उसका चेंज हमको इकोनॉमिक में भी देखने को मिलेगा, टेक्निकल में भी देखने को मिलेगा। डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब होता है कि चेंजिंग, एवर चेंजिंग है, यानी कि ये जो एनवायरनमेंट है वो हमेशा बदलता रहता है, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, लोगों की इनकम बदलती रहती है, सोशल जो रीति रिवाज है, ट्रेडिशन है, वो बदलते रहते हैं, तो हर चीज चेंजिंग है। तो ऐसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली चेंजिंग हो जाता है। अनसर्टेनिटी, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट में कंटिन्यूअस चेंजेस होते रहते हैं और फ्यूचर में क्या चेंज होगा इसको कोई भी इसके बारे में सर्टेन नहीं हो सकता है, इसलिए अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती है। कॉम्प्लेक्सिटी, अगली बात है कि हमेशा कॉम्प्लेक्स रहता है ये एनवायरनमेंट की स्टडी। उसका कारण ये है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब किसी चीज पे जो प्रभाव पड़ा वो कौन से फैक्टर का कितना प्रभाव पड़ा है इसको जानना बड़ा मुश्किल है। जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर आइटम की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो इसकी डिमांड क्यों बढ़ गई, क्या सोसाइटी में कोई चेंजेज आए, सोसाइटी की जो नीड थी, उनके कस्टम्स थे, उनमें बदलाव आया, या लोगों की इनकम में बदलाव आया, और अगर दोनों का प्रभाव है तो कितना कितना प्रभाव है, ये देखना मुश्किल होता है। नेक्स्ट है रिलेटिविटी। बिजनेस एनवायरनमेंट में रिलेटिविटी मैटर करती है। रिलेटिविटी का मतलब होता है कि ये इन रिलेशन होता है, यानी कि रिलेटिव होता है, जैसे एक से दूसरी जगह की तुलनात्मक होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर आइटम की डिमांड जो इंडिया में है, जरूरी नहीं है कि फ्रांस में भी या अमेरिका में भी उस आइटम की डिमांड पे वही फर्क पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ के लोगों की इनकम बढ़ी तो हमारे यहाँ के लोगों की इनकम बढ़ने पे इंडिया में किसी एक चीज की डिमांड बढ़ती है, जरूरी नहीं अमेरिका में लोगों की इनकम बढ़े और वहां पे भी उसी चीज की डिमांड बढ़ जाए। हो सकता है हमारे यहाँ लोगों की इनकम बढ़े, लोग घरों की डिमांड ज्यादा करने लग जाए। अमेरिका में हो सकता है लोगों की इनकम बढ़े तो वो वहां पे कार्स की ज्यादा डिमांड करने लग जाए। तो हर एक जगह का अलग अलग जो है तुलना डायरेक्टली नहीं की जा सकती है, रिलेटिविटी रहती है, हर जगह के अनुसार वहां पे चेंज आता है बिजनेस एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट है इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपोर्टेंस, इसका महत्व क्या है। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी की जाए तो उसका बेनिफिट क्या मिलेगा एक संस्था को, इसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज, बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करने से बिजनेस में जो एनवायरनमेंट में जो होने वाले चेंजेज है उनके बारे में आइडिया लगाया जा सकता है। तो कोई संस्था उस अनुमान के आधार पे अपने यहाँ पे चेंज ला सकती है।
और कोई संस्था जो मार्केट में सबसे पहले चेंज लाती है, अपना नया प्रोडक्ट लाती है, नया कोई इनोवेशन करती है, तो वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज उसको मिलता है। मतलब पहली बार वो सामान लेके आया तो वो हमेशा मार्केट में एक तरह से लीडर हो जाता है शुरुआती। उसके बाद अर्ली वार्निंग सिग्नल, अगर मार्केट में कोई प्रॉब्लम आने वाली है और हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं तो हमको ये आभास हो सकता है कि आने वाले टाइम में प्रॉब्लम आने वाली है, तो पहले ही हमको वार्निंग सिग्नल मिल जाते हैं। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, मार्केट में जितना भी जो चल रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेज आ रहे हैं, अगर हमको रीड करते रहते हैं तो जो महत्वपूर्ण रिसोर्सेज हैं उनका हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। कोपिंग विद रैपिड चेंजेज, एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, अगर हम एनवायरनमेंट को स्टडी करते रहते हैं तो हम चेंज के साथ कदम ताल कर सकते हैं, हम चेंज के साथ अपनी संस्था को चेंजिंग इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, प्लान और पॉलिसी बनाने में भी मदद मिलती है। हम बिजनेस में क्या हो रहा है उसको देख करके अपने हिसाब से अपनी पॉलिसी और प्लान को बना सकते हैं। इससे हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो सही बनेगी। इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, और इससे परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी। अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को रीड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो इसका मतलब हमें जो सामान का प्रोडक्शन होगा हमें उसकी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि जो बिजनेस में चेंजेज आ रहे थे, जो वहां की डिमांड थी, उसका हमें आइडिया लग गया, उसके हिसाब से हमने सामान बनाया तो बेचने में दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के टाइप क्या हैं? तो बिजनेस एनवायरनमेंट में जितने भी सब चीजें हैं वो इसका टाइप ही होते हैं, बट उनको क्लासिफाई कर सकते हैं हम ग्रुप्स में। जैसे दो ग्रुप हो सकते हैं मोटे तौर पे, इंटरनल, एक्सटर्नल। हालांकि ज्यादातर जो थिंकर्स जब बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो वो एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट पे फोकस करते हैं, बट इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट भी एक बिजनेस एनवायरनमेंट ही है। इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट में उन चीजों को शामिल करते हैं जो संस्था के अंदर होती हैं और संस्था को प्रभावित करती हैं, जैसे कि संस्था की अपनी फिजिकल एसेट, उसकी बिल्डिंग, मशीन, ह्यूमन यानी कि वहां पे जो लोग काम करते हैं, फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग रिसोर्सेज संस्था के पास जो अवेलेबल हैं, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट जो संस्था के पास टेक्निक अवेलेबल है, और उनका मैनेजमेंट। एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट में वो चीजें आती हैं जो संस्था से बाहर होती हैं, आउटसाइड होती हैं। इसमें शामिल करते हैं उन सभी ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूशंस को, बाकी फैक्टर्स को जिन पे संस्था का कोई कंट्रोल है नहीं, वो बाहर की चीजें हैं। अब उनको भी दो हिस्सों में बांट सकते हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के, उनको भी दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक्सटर्नल का माइक्रो और एक्सटर्नल का मैक्रो। तो मैक्रो में कौन सा आएगा? एक्सटर्नल में ही है दोनों, माइक्रो और मैक्रो। एक्सटर्नल का जो माइक्रो है उसमें वो चीजें आएंगी जिनका इम्पैक्ट छोटा रहता है, कम रहता है, केवल एक संस्था तक सीमित रहता है। जैसे हमारी संस्था के इनपुट्स के सप्लायर में अगर वहां पे उनको कोई दिक्कत होती तो केवल हमारी संस्था को प्रॉब्लम आएगी। कस्टमर्स हमारे, मार्केटिंग इंटरमीडियरी, कॉम्पिटिटर्स, वर्कर्स, लेबर यूनियन एक संस्था को प्रभावित करते हैं और डायरेक्टली प्रभावित करते हैं। एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरनमेंट जो होता है वो पूरी इकोनॉमी को प्रभावित करता है, और किसी एक संस्था पे जो प्रभाव छोड़ता है वो इनडायरेक्ट प्रभाव छोड़ता है। एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरनमेंट में वो चीजें आती हैं जो संस्था के कंट्रोल से बाहर हैं, और क्योंकि संस्था पे वो इनडायरेक्ट प्रभाव छोड़ते हैं, कोई डायरेक्ट प्रभाव नहीं छोड़ते हैं, तो संस्था को अपने आप को उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होता है। हमेशा संस्था खुद अपने आप को एडजस्ट करती है इन चीजों के प्रति। जैसे इकोनॉमी में कोई चेंजेज, सोसाइटी में कोई चेंजेज, टेक्नोलॉजिकल, टेक्निक में कोई अपग्रेडेशन, पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी होती है, वहां पे गवर्नमेंट का सिस्टम होता है किसी जगह पे, तो उसमें जो चेंजेज आते हैं, और लीगल फैक्टर्स जो लॉ में जो बदलाव आते हैं, इनका जो प्रभाव रहता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर ये फेवर में हो रहे हैं चेंजेस तो पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, अगर ये फेवर में नहीं हो रहे हैं तो नेगेटिव इंपैक्ट होगा। डायमेंशंस या फैक्टर्स अफेक्टिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट। अब जो डायमेंशंस या फैक्टर्स हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, ये इनका एक क्लासिफिकेशन है जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। हालांकि इसमें और भी जो अलग अलग थिंकर्स हैं वो अलग अलग हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं सारे आइटम्स को। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या क्या आएगा? एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी का जो वर्तमान स्ट्रक्चर है, रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीएनपी या पर कैपिटा इनकम, करंट या कांस्टेंट प्राइसेस पे, रेट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, किसी इकोनॉमी में सेविंग का रेट, इन्वेस्टमेंट का रेट, वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ डिफरेंट आइटम्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट इन चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ट्रेंड्स, एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, पब्लिक डेट, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, इंटरनल
आम जनता का, देश के अंदर का भी ऋण हो सकता है सरकार पे, इकोनॉमी पे, और एक्सटर्नल बाहर का भी हो सकता है। प्लान्ड आउटले इन प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर्स, प्लान आउटले इन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स, यानी कि जो प्लान करके जो खर्च किया जाता है प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में पूरी इकोनॉमी में। ऐसे ही जो पब्लिक डेट है, चाहे वो सरकार पे डेट है, चाहे प्राइवेट लोगों पे डेट है, चाहे अंदर के लोगों का डेट है, चाहे बाहर के लोगों का डेट है, वो सब इकोनॉमी में आता है। नेक्स्ट है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है? एटीट्यूड टुवर्ड प्रोडक्ट इनोवेशन, लाइफस्टाइल, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर प्रेफरेंस। जो सोसाइटी में एटीट्यूड होता है, चेंजेज आते हैं उसमें, वो सोशल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। कंसर्न विद क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द वर्कफोर्स, शिफ्ट इन द प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन द वर्कफोर्स, बर्थ या डेथ रेट, पॉपुलेशन शिफ्ट, एजुकेशनल सिस्टम एंड लिटरेसी रेट, कंजम्पशन हैबिट्स, कंपोजिशन ऑफ फैमिली। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में साइंटिफिक इंप्रूवमेंट या इनोवेशंस जो गुड्स या सर्विसेज से रिलेटेड होते हैं, मेथड्स या टेक्निक से रिलेटेड होते हैं। कंटिन्यूइंग इनोवेशंस, जो लगातार इनोवेशन होते रहते हैं डिफरेंट साइंटिफिक या इंजीनियरिंग फील्ड में, जैसे लेजर टेक्निक, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, फूड प्रिजर्वेटिव, मेडिसिन, टेलीकम्युनिकेशन, सिंथेटिक, आजकल एआई, वर्चुअल रियलिटी। तो ये सब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आते हैं एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन, ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। प्रीवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम, डिग्री ऑफ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक इश्यूज, यानी कि बिजनेस और इकोनॉमिक इश्यूज का जो उसमें पॉलिटिसाइजेशन है, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पे आएगा केवल। डोमिनेंट आइडियोलॉजी एंड वैल्यूज ऑफ मेजर पॉलिटिकल पार्टी, जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी आइडियोलॉजी। नेचर एंड प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी नेचर, उसका प्रोफाइल। थिंकिंग ऑफ पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज, लेवल ऑफ पॉलिटिकल मॉरलिटी, political institutions like the government and allied agencies, political ideology and practices of ruling party, extent and nature of government intervention in business, बिजनेस में जो सरकार किस लेवल तक इंटरवेन कर रही है या किस तरीके से इंटरवेन कर रही है। नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ आवर कंट्री विद फॉरेन कंट्रीज, ये भी महत्वपूर्ण चीज है, ये भी एक पॉलिटिकल दायरे में आती है। लीगल एनवायरनमेंट, अब लीगल एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीजें आएंगी? वेरियस लेजिस्लेशंस पास्ड बाय द गवर्नमेंट, सरकार जो लॉ पास करती है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पास्ड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज, जो सरकारी अथॉरिटीज है उनके द्वारा पास किए गए ऑर्डर। कोर्ट के जजमेंट, डिसीजंस रेंडर्ड बाय वेरियस कमीशन एजेंसी, एवरी लेवल पर, हर एक लेवल पे कोई कमीशन एजेंसी बनाया, उसके जो डिसीजन होते हैं, चाहे वो सेंटर हो, स्टेट हो या लोकल हो। नेक्स्ट है चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, स्पेशल रेफरेंस टू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। जो बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेज आए इस संदर्भ में, तो एक एक करके इन तीनों के बारे में जानते हैं। लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के नाम से पता कर रहा है लिबरेट करना, आजाद करना इंडस्ट्री को लाइसेंस की व्यवस्था से और बाकी रेगुलेशन से। तो जो लाइसेंसिंग सिस्टम और रेगुलेशंस है, आजाद करना मतलब कंप्लीट फ्री तो नहीं किया गया था, लेकिन लाइसेंसिंग में और रेगुलेशंस में कुछ कमी लाई गई थी, इंडस्ट्री को उससे कुछ राहत दी थी कि लाइसेंसिंग कम कर दिया, बहुत सारे सेक्टर्स के लिए उसमें कमी लाई गई कि इस सेक्टर में रिक्वायरमेंट नहीं है, रेगुलेशंस आसान बनाए गए, तो उनसे आजाद किया गया एक तरह से। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि जो पब्लिक सेक्टर था, पब्लिक एंटरप्राइज थे, ऐसे जो बिजनेस थे हमारे यहाँ जिन पे सरकार का स्वामित्व था, ओनरशिप थी, उनका जो ओनरशिप था वो प्राइवेट सेक्टर को दिया गया, ये प्राइवेटाइजेशन। तो बहुत सारे बिजनेसेस का 1991 से ये चेंजेज आए हमारे यहाँ कि धीरे धीरे बहुत सारे पब्लिक सेक्टर ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में तब्दील होते चले गए। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबल लेवल पे ले जाना अपनी इकोनॉमी को, यानी कि ग्लोबल इंटीग्रेशन कराना इकोनॉमी का। इंटीग्रेटिंग डिफरेंट इकोनॉमीज इनटू ए वर्ल्ड इकोनॉमी बाय रिमूविंग बैरियर, जो बैरियर लगे होते थे एक देश से दूसरे देश के बिजनेस पे, उनको कम करना। तो हमारे यहाँ जो विदेशी कंपनियों पे कुछ रोकथाम थी, कंप्लीट बैरियर तो नहीं रहे कभी भी, लेकिन कुछ जो रोकथाम थी उनको भी हटाया गया। फ्री फ्लो ऑफ गुड्स बनाया गया, सर्विसेज, कैपिटल, लेबर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एक से दूसरे देश में। और इसी क्रम में आज भी ये तीनों पॉलिसी जारी हैं। जैसे आप देखोगे कि एक दूसरे देश के साथ, एक देश दूसरे देश के साथ जो FTA बनाता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो इसी का एग्जांपल है ग्लोबलाइजेशन का ही। नेक्स्ट है इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेज ऑन बिजनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इंपैक्ट क्या पड़ा गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेज का बिजनेस पे?
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन को खास तौर पे अगर उसमें शामिल करें तो इन सब चीजों का प्रभाव क्या पड़ा? प्रभाव ये पड़ा कि कंपटीशन बढ़ा इंडिया में। कंपटीशन बढ़ा क्योंकि जब लिबर्टी दी गई, ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, तो मल्टीनेशनल कंपनीज आई हमारे यहाँ पे, टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो कंपटीशन बढ़ गया कंपनीज में। मोर डिमांडिंग कस्टमर, इन सब चीजों का प्रभाव ये पड़ा कि धीरे धीरे जो कस्टमर था वो अवेयर हुआ। जब अवेयर हुआ तो उसकी डिमांड बढ़ी, उसकी इच्छाएं बढ़ी। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एक से दूसरे देश में शिफ्ट होने लगी। यानी कि जब हमने प्राइवेटाइजेशन किया, ग्लोबलाइजेशन किया, तो टेक्नोलॉजी अपडेशन पे भी काम हुआ, टेक्नोलॉजी में तेजी से बदलाव आए। नेसेसिटी फॉर चेंज, अब बहुत सारे एरिया ऐसे थे जहां चेंज करना एक नेसेसिटी बन गया था। ये इसका प्रभाव पड़ा कि जब हमने कंपटीशन बढ़ा लिया अपने यहाँ पे, विदेशी कंपनियां आने लग गई, तो अब ये जरूरत, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने लग गई, तो हर चीज में चेंज की जरूरत बनी। यानी कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स था उसको भी जरूरत हुई, उसमें भी डेवलप किया जाए। ह्यूमन रिसोर्सेज में जैसे उसको ट्रेंड किया जाए, तो स्किल प्रोग्राम जो चलते हैं स्किल बढ़ाने के लिए, स्किल एनहेंसमेंट के लिए, वो सब चलने लगे। मार्केट ओरिएंटेशन, मार्केट ओरिएंटेशन बना। मार्केट ओरिएंटेशन क्या होता है कि एक पुराने समय में होता था प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, की किस संस्था ने प्रोडक्शन कर लिया, अब उस प्रोडक्शन को बेचने की कोशिश करेंगे। तो प्रोडक्शन पहले बना लिया, फिर उस प्रोडक्शन को बेचेंगे मार्केट में, उसकी मार्केटिंग करेंगे। मार्केट ओरिएंटेशन इसके उलट होता है कि पहले मार्केट जाएंगे, मार्केट रिसर्च करेंगे और मार्केट क्या चाह रहा है वही सामान बनाएंगे। तो ये बदलाव आए। लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर को बजटरी सपोर्ट में कमी आई। कारण क्या था कि जब हमने ये चेंज लाए, प्राइवेटाइजेशन हमने किया, तो जो पब्लिक सेक्टर में बहुत सारी संस्थाएं होती थी उनको हमने प्राइवेटाइज किया। पब्लिक सेक्टर में कुछ संस्थाएं ऐसी होती थी जो लगातार घाटे में चलती थी। जब घाटे में चलती थी तो जो गवर्नमेंट बजट होता है उस बजट में से इनको पैसा दिया जाता था उस घाटे को उबारने के लिए। धीरे धीरे ऐसे संस्था, खासतौर पर शुरुआत वहीं से हुई थी कि पहले ऐसी संस्था जो घाटे में चलती थी उनका प्राइवेटाइजेशन हुआ और धीरे धीरे ये बढ़ता रहा। अब होता क्या है कि इससे जो संस्था बजट के ऊपर भार बनती थी, बजट से जिनको सपोर्ट देना पड़ता था, अब उनकी जरूरत नहीं रह गई, क्योंकि या तो ऐसी संस्थाओं को बेच दिया गया, प्राइवेट सेक्टर में कर दिया गया, या उनको बंद कर दिया गया, या कुछ संस्थाएं ऐसे थे पब्लिक सेक्टर के, उनको बताया गया कि आप या तो उनके साथ जो है एग्रीमेंट किए गए सरकार के द्वारा, कि आप उनके मैनेजमेंट के साथ एग्रीमेंट हुए कि आप या तो इस संस्था को प्रॉफिट अर्निंग बनाइए, नहीं तो आपकी संस्था को भी फिर हमें डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को देना पड़ेगा। तो इस तरीके से बजटरी सपोर्ट जो था उसमें कमी आई। तो ये था आज का डिस्कशन। अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।